नमस्कार। आज मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। टॉपिक का टाइटल है लीगल पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विधिक व्यक्तित्व। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल पर्सन है? क्या इसके ऊपर कुछ राइट और ड्यूटी ऑब्लिगेट किया जाता है? ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, लीगल पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। कभी लॉन्ग में पूछता है तो कभी शॉर्ट में पूछता है। तो आइए आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, लीगल पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसी इकाई के विधिक व्यक्तित्व का निर्धारण संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। किसी इकाई के विधिक व्यक्तित्व का निर्धारण संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अतः क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई विधिक व्यक्तित्व धारण करते हैं? यानी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो एक लीगल ऑब्लिगेशन धारण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अभिव्यक्त रूप से उस समय दिया जा सकता था यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विनियमित करने के लिए कोई संविधान होता। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है तब दिया जा सकता है जब इस विषय में कोई संविधान होता। किंतु वर्तमान समय में किसी ऐसे संविधान के अभाव में किसी इकाई को विधिक मान्यता उसके कार्यों के आधार पर की जाती है। उसके कार्यों के आधार पर की जाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक विधिक व्यक्तित्व है कि नहीं, इससे लेकर के एक केस है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो है, जिसमें ये मामला आया था। केस का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इन रिपारेशन फॉर इंजरीज सफर्ड in the service of the United Nations, in reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, यानी संयुक्त राष्ट्र की सेवा में क्षतिग्रस्त के लिए क्षतिपूर्ति, जिसे समान रूप से क्षतिपूर्ति के वाद के नाम से जाना जाता है। इसको कंपनसेशन, इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंपनसेशन केस के नाम से भी जाना जाता है। इसको कंपनसेशन केस के नाम से भी इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है, जिसमें क्षतिपूर्ति के वाद के नाम से जाना जाता है। इस वाद में, इस केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र के इस क्षमता पर, इस कैपेसिटी पर उसका एडवाइजरी ओपिनियन मांगा गया था। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल पर्सन है कि नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक एडवाइजरी ओपिनियन, एक सलाहकारी मत जो है मांगा गया था। और क्या वह राजनयिक संरक्षण की तरह अपने कर्मचारियों की क्षति के संबंध में तथा अपने अभिकर्ताओं के क्षति के कारण संयुक्त राष्ट्र को क्षति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दावा कर सकता है? इसमें यह था कि जिस तरह डिप्लोमेटिक एजेंट को कोई इंजर्ड होता है तो इसके लिए वो स्टेट लायबल होता है, यानी कि मतलब रिसीविंग स्टेट लायबल होता है, तो इसी तरह क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कर्मचारियों को या उसके सर्विस में अगर कोई उनको इंजर्ड करता है, कोई क्षति करता है,
तो क्या इसके लिए स्टेट को लायबल माना जाएगा और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन उस स्टेट से कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है? इस तरह का एक एडवाइजरी ओपिनियन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मांगा गया था। कोर्ट ने यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया, यह मत व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र से कार्यों को करने तथा अधिकारों को प्राप्त करने की आशा की जाती है और यह कार्यों को कर रहा है तथा अधिकारों को प्राप्त किए हुए हैं। वर्तमान में यह सर्वोच्च प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी यूएनओ जो है प्रेजेंट टाइम में एक सुप्रीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यदि इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से यानी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से विहीन कर दिया जाता है तब वह संस्थापकों के आशय को पूरा नहीं कर सकेगा। यह स्वीकृत तथ्य है कि इसके सदस्यों ने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र को कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए समर्थ बना दिया है। तो कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल पर्सन, यानी रिपारेशन के केस में, या आप सीधे इस तरह समझिए कि रिपारेशन के केस में या क्षतिपूर्ति के बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल पर्सन, यानी सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो एक विधिक व्यक्तित्व धारण करते हैं और उनके कार्यों में या उनके कर्मचारियों को कोई इंजर्ड होता है, कोई क्षति होती है, तो इसके लिए क्षतिकर्ता जो है वो क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने नुकसान के लिए नुकसानकर्ता से क्षतिपूर्ति पाने का उनका अधिकार है और एक व्यक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने में समर्थ है। यानी कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल पर्सन और इंटरनेशनल लेवल पे राइट एंड ड्यूटी को ऑब्लिगेट करने में सक्षम है, आई मीन कॉम्पिटेंट है, और इसे इंटरनेशनल लेवल पे, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा करके यानी क्लेम करके अपने अधिकारों को बनाए रखने की क्षमता है। यानी वो क्लेम करके उसका जो राइट है उसको मेंटेन करने का उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। दूसरी चीज, इसके अतिरिक्त किसी राष्ट्र द्वारा सशस्त्र टकराव में, यानी किसी राष्ट्र के द्वारा कोई डिस्प्यूट होता है, कोई सशस्त्र यानी सैनिक डिस्प्यूट होता है, सशस्त्र टकराव होता है और उस टकराव में अगर परमाणु हथियारों के उपयोग की वैधानिकता पर, यानी सशस्त्र टकराव में परमाणु हथियारों के उपयोग की वैधानिकता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी WHO द्वारा मांगे गए, ये दूसरा केस है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आई मीन WHO के थ्रू मांगे गए परामर्श हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये दूसरा केस है, WHO केस। WHO केस में WHO ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक परामर्श, एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा कि अगर दो राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष में अगर परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो उस पर क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट होते हैं। यानी कोर्ट का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं और जिसके द्वारा राज्यों के विपरीत एक सामान्य क्षमता होती है, राज्यों के विपरीत एक सामान्य क्षमता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन
विशेषज्ञता के सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी द्वारा शासित होते हैं। उन राज्यों द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं जिन्होंने उसे शक्ति सहित संगठित किया है, जिसकी सीमाएं उन साझा हितों तक कार्य करने की होती है जिनके लिए संबंधित राज्यों के द्वारा उन्हें दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों यानी यूएनओ के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, विशिष्ट अभिकरणों को स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी कहा जाता है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों ने भी अपने संविधानों में अपने व्यक्तित्व की घोषणा की है या कम से कम स्वायत्त कार्य के लिए यानी ऑटोनॉमस फंक्शन के लिए विधिक क्षमता के दावे किए हैं। यानी जो यूएनओ के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इन्होंने भी इस तरह का प्रोविज़न जो है अपने संविधानों में किए हैं और विधिक दावों को, क्लेम को उन्होंने किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट यानी खाद्य तथा कृषि संगठन करार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट का आर्टिकल 15 को हम लोग रीड करेंगे। इसके अलावा दूसरा है, आर्टिकल 15 प्रावधान करता है किस चीज़ का आर्टिकल? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। आर्टिकल 15 प्रावधान करता है कि संगठन को संविधान द्वारा प्रदत्त यानी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विधिक कार्य को करने की क्षमता होगी। ये आर्टिकल 15 में ये प्रोविज़न है। पुनः आर्टिकल 9 क्लॉज 2 यानी आर्टिकल 9 क्लॉज 2 में ये के अधीन अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि करार नियमावली, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि करार नियमावली, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक नियमावली यानी आर्टिकल्स ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। यानी आर्टिकल्स ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आर्टिकल 7 क्लॉज 2। आर्टिकल 7 क्लॉज 2 में यह प्रोविज़न है, यानी आर्टिकल 7 क्लॉज 2 के अधीन यह प्रोविज़न है, यह प्रावधान करता है कि दोनों यूनिट यानी दोनों इकाइयाँ पूर्व न्यायिक व्यक्तित्व तथा विशेषकर का संविदा करने, अचल और चल संपत्ति अर्जित करने यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने, अर्जित करने, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल और अचल संपत्ति अर्जित करने तथा व्ययन करने, विधिक कार्रवाइयों संस्थित करने की क्षमता धारण करती है, यानी लीगल एक्शन को भी ऑब्लिगेट करने की पावर देती है, शक्ति धारण करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन का आर्टिकल 47 में प्रावधान करता है। यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन
कन्वेंशन आर्टिकल 47 में प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को प्रत्येक संविदाकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में ऐसा विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा जो उसके कार्य को करने के लिए आवश्यक हो। यानी आर्टिकल 47 फॉर द सिविल एविएशन कन्वेंशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन का आर्टिकल 47 में ये प्रोविज़न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को एवरी कॉन्टेक्चुअल स्टेट, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के राज्य क्षेत्र में यानी कि स्टेट टेरिटरी में ऐसा विधिक व्यक्तित्व यानी ऐसा लीगल पर्सनालिटी प्राप्त होगा, ऐसा विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा जो उसके कार्य को करने के लिए आवश्यक हो। पूर्व न्यायिक व्यक्तित्व वहाँ प्रदान किया जाएगा, यानी पूर्व न्यायिक व्यक्तित्व वहाँ प्रदान किया जाएगा जहाँ वह संबद्ध राज्य के संविधान तथा विधियों से संगत, कॉम्पेटेबल विधियों से संगत हो। पुनः यूएन चार्टर, अब हम थोड़ा सा यूएन चार्टर को देख लें। यूएन चार्टर आर्टिकल 104 यानी आर्टिकल 104 में ये प्रोविज़न है, उसमें ये प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 104 में कि संगठन को यानी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रत्येक सदस्य के राज्य क्षेत्र में यानी एवरी मेंबर स्टेट टेरिटरी में, यानी यूएन चार्टर आर्टिकल 104 में यह प्रोविज़न है कि संगठन को यानी ऑर्गेनाइजेशन को यानी यूएनओ को अपने प्रत्येक सदस्य के राज्य क्षेत्र में ऐसी विधिक क्षमता प्राप्त होगी जो उसके कृत्यों को, कृत्य माने बेटा फंक्शन, जो उसके कृत्यों का निष्पादन करने और उसके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यानी यूएन चार्टर में आर्टिकल 104 में सीधा प्रोविज़न है कि संगठन को अपने सभी सदस्यों के राज्य क्षेत्र में अपने कार्य को करने के लिए उसको एक लीगल पर्सनालिटी, उसको एक विधिक क्षमता प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर इसके अलावा देखा जाए तो यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं बेटा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आई मीन यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी आर्टिकल 210 यानी आर्टिकल 210 अनुच्छेद 210 में यह प्रोविज़न है, यह प्रावधान करता है कि समुदाय का विधिक व्यक्तित्व होगा। यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक लीगल पर्सनालिटी होगा, एक लीगल पर्सन होगा। इस पर एक केस है बेटा, बहुत ही फेमस केस है, मैकलिन फैक्टसन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही फेमस केस है, मैकलिन फैक्टसन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इस केस में जस्टिस कर KERLJ यानी लर्निंग जज कर LJ ने कहा कि इनमें कोई संदेह नहीं, यानी इस केस में लर्निंग जज कर LJ ने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में यानी इंटरनेशनल लॉ में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का विधिक व्यक्तित्व है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ऐसे शक्तियों तथा कृत्यों को करता है जो प्रभुत्व संपन्न राज्य की शक्तियों तथा कर्तव्यों के समान है।
ये केस जो बेटा 1988 का केस है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विधिक क्षमता यानी लीगल पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें संस्थापित करने वाली संधियों तथा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि से प्राप्त होती है। यानी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीगल पर्सनालिटी जो है वो इस्टेब्लिश करने वाली ट्रीटी और जनरली इंटरनेशनल लॉ से उनको प्राप्त होती है। संधियों के लिए सामान्य रूप से संगठनों के संविधानों के प्रावधान किया जाता है। सामान्यतः नियमानुसार एक अभिसमय अर्थात संधि विधि अभिसमय का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्टी। यानी दोबारा बेटा कि जिसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन पक्षकार होते हैं, यानी कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्टीज होते हैं। यह वांछनीय है कि सदस्यों के राष्ट्रीय विधानों में संगठनों के व्यक्तित्व के लिए प्रावधान किया जाए, यानी प्रोविजन में ही किया जाए, जिससे राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए यानी इंटरनेशनल पर्पस के लिए इस क्षमता कैपेसिटी के प्रभावी विधिक मान्यता को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये था आपका लीगल पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर हमने दो केस को डील किया। एक रिपारेशन केस जिसको हम लोग क्षतिपूर्ति का वाद कहते हैं, और दूसरा है WHO केस, आई मीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के वाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वही बातें बताई थी कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक लीगल पर्सन है, एक विधिक व्यक्तित्व हैं, और विधिक व्यक्तित्व होने के कारण इनके कर्मचारियों या इस संगठन को अपने कार्यों के करने के दौरान अगर कोई स्टेट कोई मेंबर इनको क्षति करता है, इनको क्षति पहुंचाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उससे अपने हुए नुकसान के लिए उससे कंपनसेशन पाने का इनका अधिकार होगा। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म है। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।